तो जो जनरेशन ऑफ थ्री फेज ईएमएफ है थ्री फेज सर्किट के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, तीन फेजेज होंगे आपके ऑब्वियसली। तीन फेजेज के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी इक्वल होगी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। और तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस उनके बीच में होगा। ये अपन कल ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि तीन जो वाइंडिंग्स है, तीनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से फिजिकली फॉर्मेट में एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस्ड होगी। और जब 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगी, अगर आप अल्टरनेटर की बात करें, क्योंकि अपन थ्री फेज वोल्टेज के जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपना जो डिवाइस होनी चाहिए या जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसके थ्रू अपन थ्री फेज वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, वो आपका जनरेटर या अल्टरनेटर ही होगा। जनरेटर भी बोल देते हैं, अल्टरनेटर भी बोल देते हैं, कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो उसके अंदर जो वाइंडिंग होगी वो थ्री फेज वाइंडिंग आपकी प्रेजेंट होगी, जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होगी। उसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आपका इक्वल वोल्टेज होगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी तीनों की तीनों वोल्टेजेज है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आर फेज का जो वोल्टेज होगा 50 हर्ट्ज पे जनरेट हो रहा है, मतलब उसकी वेव फॉर्म 50 हर्ट्ज की बन रही है। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया, 20 मिली सेकेंड उसका टाइम पीरियड हो गया। तो उसी तरीके से जो वाई फेज है उसकी जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होगी वो या तो 20 मिली सेकेंड उसकी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। और उसी तरीके से आपका बी फेज होगा। तो थ्री फेज सिस्टम बेसिकली क्या होता है, कल भी अपन बात कर चुके हैं कि थ्री फेज सिस्टम में ये चीज़ें होंगी कि वोल्टेज इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जो तीनों की तीनों वाइंडिंग्स है या तीनों की तीनों जो वोल्टेज जनरेट हुए हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा, दैट विल बी 120 डिग्री। अब ये जो वोल्टेज हैं इनको अपन कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी अपन कल बात कर ही चुके हैं, लेकिन वापस एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो वोल्टेज है थ्री फेज एसी जनरेटर होता है, उसमें तीनों की तीनों आइडेंटिकल वाइंडिंग्स होती है। आइडेंटिकल वाइंडिंग्स का मतलब अगर मान लो कि आर फेज की वाइंडिंग है, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने 100 यूज किए हैं, तो वाई फेज के अंदर भी 100 यूज करोगे, बी फेज के अंदर भी 100 यूज करोगे। अगर आपने आर फेज का कॉपर का वायर लिया है तो वाई फेज में भी कॉपर का वायर और बी फेज में भी कॉपर का वायर, तो आइडेंटिकल वाइंडिंग होगी। जैसे अपने ट्विंस, मतलब जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते तो अपन ये बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में सिमिलरिटी है उनकी, मतलब उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, जो भी चीज़ें हैं उनकी वो सारी की सारी एकदम आइडेंटिकल है। तो इसलिए अपन उनको क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी बोल देते हैं कभी कभी। तो थ्री फेज एसी जनरेटर में अगर आपको वोल्टेज जनरेट करना है तो द वाइंडिंग शुड बी आइडेंटिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट आपका 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड ये होनी चाहिए वाइंडिंग, तभी इनके अंदर आपका ईएमएफ है वो थ्री फेज आपका जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसी तरीके से अब इसका अपन इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे इसका अपन बना सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको बहुत पहले भी एक चीज़ बताई थी, आई थिंक मैं जब फेराडे लॉ की बात कर रहा था, जब वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर की मैंने बात की, तो तीन चीज़ें मैंने बताई थी कि फेराडे लॉ तभी वैलिड है या किसी भी कंडक्टर के अंदर ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब पहली चीज़ है कि उसके अंदर कंडक्टर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कंडक्टर है। दूसरा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो। और तीसरी चीज़ है कि उसके अंदर आपका रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहे हैं, या तो कंडक्टर रोटेट हो रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेशनरी हो, और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेट हो रहा है तो कंडक्टर आपका क्या हो रहा है, रोटेशन हो सकता है। अभी इसकी अपन बात करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम वेरिएबल होता है। तो वो मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में अंदर आपको बता रखी है, वो चीज़ें अपन रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि तीनों की तीनों चीज़ें अगर सेटिस्फाइड है कि भाई कंडक्टर प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रेजेंट है, और कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, तो कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हम डीसी जनरेटर या डीसी मोटर की बात करें, मतलब डीसी मशीन की बात करें, तो डीसी मशीन के अंदर आपने देखा होगा कि आपके जो पोल होते हैं वो आपके स्टेशनरी होते हैं। पोल्स आर द स्टेशनरी होते हैं। ये आपके पोल हैं, एन और एस पोल है, और इसके बीच में आपका जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के में ही आपके क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो डीसी मशीन के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट, वो आपका मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसका कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन कंडक्टर्स हैं, दीज आर रोटेटिंग, वो आपके क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन है। तो डीसी मशीन के अंदर क्या हो गया, आपका कंडक्टर आपके रोटेटिंग है लेकिन आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपका स्टेशनरी है। उसी तरीके से और भी डिवाइसेज है, लेकिन
अल्टरनेटर के केस में, थ्री फेज अल्टरनेटर के केस के अंदर क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग होता है। ये अपन नेक्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में जब बात आएगी तब अपन उसमें ये देखेंगे कि जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, मतलब कंडक्टर्स आपके मूव नहीं करते हैं, लेकिन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका रोटेटिंग होता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि अगर मान लो ये एन पोल है, ये कोई सिंक्रोनस जनरेटर का एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ कि थ्री फेज वोल्टेज आपका जनरेट कैसे होगा। तो इसके अंदर ये आपका एन पोल है, दिस इज योर एन पोल, दिस इज योर एस पोल, ये मेरे अगर मान लो कि परमानेंट मैग्नेट है। उसके बाद में ये मेरी एक वाइंडिंग है, क्योंकि तीन वाइंडिंग होनी चाहिए और तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली है कि कोई भी एक वाइंडिंग होगी, उस वाइंडिंग के दो टर्मिनल होंगे, भाई कोई भी एक वायर है उसके दो टर्मिनल होते हैं। अगर मान लो वाइंडिंग ए है, उसकी मैं टर्मिनल एक A1 मान लेता हूँ और दूसरा टर्मिनल में A2 मान लेता हूँ। उसी तरीके से जो मेरी बी वाइंडिंग है उसका एक टर्मिनल में B1 मान लेता हूँ, दूसरा में B2 मान लेता हूँ। और इसी तरीके से मान लो मैं तीसरी वाइंडिंग है, उसका अगर पहला टर्मिनल मैंने C1 मान लिया और दूसरा मैंने C2 मान लिया है, तो जो A1 A2 वाइंडिंग होगी, अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लेस करता हूँ इसको, तो जो मेरी B1 B2 वाइंडिंग होगी वो क्या होगी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगी, एक 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे होगी। क्योंकि देखो A1 ये है, A1 टर्मिनल, A1 से 120 डिग्री पे, ये एंगल कितना आपका 120 डिग्री, ये दिख रहा होगा आपको, ये 120 डिग्री एंगल दिखा रखा है। तो B1 यहाँ पे प्लेस कर दिया और B2 यहाँ पे कर दिया, ठीक है, A1 A2 B1 B2। और फिर C1 और C2 क्या होगा, B1 से 120 डिग्री पर, C1 से 120 डिग्री, यानी B1 से 120 डिग्री पर, तो B1 है उससे 120 डिग्री पे आपका C1 है और C1 से आपका क्या हो गया, ये C2। तो ये तीनों की तीनों वाइंडिंग्स हैं एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हैं, 120 डिग्री के एंगल पे। ये आपका A1 है, फिर A1 से जो B1 है वो आपका 120 डिग्री पे, और B1 से जो है वो है आपका C1, दैट इज ऑल्सो 120 डिग्री। अब इसके अंदर ये तो बात हुई आपकी नॉर्मल एक नोमेनक्लेचर की, भाई आपने इंटरनली डायग्राम कैसा होता है। लेकिन अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर एक ही चीज होती है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सिंक्रोनस जनरेटर कभी कभी बोलते हैं, कभी अल्टरनेटर बोल रहे हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर एक ही चीज है। तो इसके अंदर देखो कि मैंने अभी बताया था कि सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका रोटेटिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होता है, कंडक्टर आपके स्टेशनरी होता है, और उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखते हैं कैसे इंड्यूस होता है। ये जो डायग्राम है, इसी डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिखा दिया मैंने। तो इसमें क्या किया, ये मेरा A1 टर्मिनल वाइंडिंग का, ये मेरा A2, ये इंटरनली आपका कनेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका B1, दिस इज योर B2 एंड दिस इज C1 एंड C2। तो A1 और B1 के बीच में ये हो गया, और B1 और C1 के बीच में 120। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो आपका B था, यहाँ C कैसे आ गया, और यहाँ पे आपका C था तो यहाँ B क्या आ गया। ये मैं सब समझाऊंगा जब आप फेज सीक्वेंस के अंदर बात आएंगे आज के टॉपिक के अंदर, तब मैं बताऊंगा कि फेज सीक्वेंस का मीनिंग आपका क्या होता है। तो एक बार के लिए आप याद ध्यान रखो कि ये जैसे भी है इसने बना दिया है वो अपने हिसाब से सही बनाया होगा इसने। फेज सीक्वेंस के अंदर बात करेंगे कि कैसे अपन फेज सीक्वेंस डिसाइड करते हैं कि ये ABC होगा या ACB होगा, क्या है वो अपन डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये एन और एस है ये आपका क्या है, बेसिकली रोटर। रोटर का मतलब जो रोटेशन करता है वो रोटर होगा। स्टेटर का मतलब क्या होगा, जो स्टेशनरी होगा वो स्टेटर होगा। तो स्टेशनरी वर्ड से स्टेटर आया है, रोटेशन वर्ड से आपका रोटर आया है। तो इसके अंदर जो ये एन और एस है, मतलब ये आपका मैग्नेटिक पोल है, ये आपके रोटेट हो रहे हैं। यहाँ भी दिख भी रहा है, एरो बना रखा है रोटेशन का, कि रोटेशन ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंडक्टर्स हैं, दीज आर द स्टेशनरी। तो अगेन अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और उस कंडक्टर प्रेजेंट है, और तीसरा अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन है, तो जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, क्योंकि एन पोल है, ये आपका एस पोल है। कंडक्टर प्रेजेंट है, यस कंडक्टर भी प्रेजेंट है, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये आपकी वाइंडिंग प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, क्योंकि कंडक्टर्स हैं वो स्टेशनरी है, लेकिन आपका जो रोटर है या मैग्नेटिक पोल्स हैं वो आपके रोटेटिंग हो रहे हैं। वही चीज होगी कि आप स्टेशनरी खड़े हो, लेकिन आपके पास में एक ट्रेन है, वो किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ट्रेन आगे जा रही है, मतलब आपके बीच में रिलेटिव स्पीड है। सीधी सी मतलब ये रिलेटिव स्पीड तब नहीं होगी जब आप भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही हो, ट्रेन भी 50 किलोमीटर पर आवर की, दोनों एक दूसरे के
रेस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड पे हैं, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो लगेगा कि हम तो स्टेशनरी है, चल ही नहीं रहे, तो वो सिचुएशन है। लेकिन अगर एक स्टेशनरी है या एक का कोई जो स्पीड है वो अलग है, एक मान लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, एक 50 किलोमीटर आवर की स्पीड चल रहा है, तो उनके बीच में भी रिलेटिव मोशन है, मतलब देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ स्पीड। अगर डिफरेंस ऑफ स्पीड प्रेजेंट है, इसका मतलब रिलेटिव मोशन वहाँ पे। रिलेटिव मोशन का सिंपल मतलब है सापेक्ष गति। तो वो चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं क्लास के अंदर बता चुका हूँ आपको। तो ये स्टेटर और रोटर की बात हुई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कंडक्टर आपके प्रेजेंट है, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, तो जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब क्या है, तीनों जो वाइंडिंग्स है, तीनों वाइंडिंग मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तीन वाइंडिंग है, इनके अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कंडक्टर प्रेजेंट और रिलेटिव मोशन है, तो जो भी कंडक्टर्स होंगे उनके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वही जो ईएमएफ होगा दैट विल बी योर थ्री फेज वोल्टेजेस। अब यह बात बोलोगे कि सर इसको आप ये अपने आप ही कैसे घूम रहा है, ये अपने आप ही कैसे घूम रहा है, तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट आप डीसी जनरेटर के अंदर जाओ। डीसी जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी अपन किससे दिखाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मतलब किसी भी चीज़ को रोटेट करवाना। अब रोटेट किससे कराएं, बाहर को एक प्राइम मूवर लगा होगा, मतलब प्राइम मूवर का मतलब कोई चीज़ जैसे घुमाने वाली, जिससे हम घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे जब घुमा रहे हैं तो मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो, आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा। तो बेसिकली वही आइंस्टीन अगेन वहाँ वापस आ जाते हैं कि एनर्जी को नहीं तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं कि जो ये एन और एस पोल है इसको हम रोटेट करवा रहे हैं यूजिंग प्राइम मूवर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, इसको अपन रोटेट करवा रहे हैं। और जब आप रोटेट करवाओगे तो क्या होगा, फेराडे लॉ चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है, तो वही जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्मेट ऑफ वोल्टेज, और आपके जो वाइंडिंग्स हैं उनके अंदर आपका ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो किस टाइप से होगा उसकी अपन बात करते हैं। अब आपको देखो ये तीन वाइंडिंग्स दिख रही है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसके बारे में अपन डिटेल में बात कर चुके हैं कि जो A1 B1 और C1 है उनके स्टार्टिंग टर्मिनल हैं, और A2 B2 C2 है उनके फिनिशिंग टर्मिनल है। मतलब ये आपके स्टार्टिंग टर्मिनल है, दिस इज योर स्टार्टिंग टर्मिनल, दिस इज योर एंडिंग टर्मिनल, ठीक है। और एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट पे रखे हुए हैं ये A1 B1 C1, देख सकते हो A1 अगर यहाँ पे है तो उसके 120 डिग्री पे B1 है, B1 से 120 डिग्री पे C1 है। ये मैं सब चीज़ डिटेल में बता चुका हूँ, एक थ्योरी के फॉर्मेट में आपके पास में अवेलेबल है। अब अपन देखते हैं कि इनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। देखो अगर नॉर्मल एक वाइंडिंग होगी, सपोज करो कि यही अगर मान लो ये जनरेटर कुछ इस टाइप से होता, और ये आपका मान लो कि ये रोटेशन में एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम मान लो मैं इस टाइप से कुछ बना दिया मैंने, क्योंकि थोड़ा सा माउस से बनाना थोड़ा इजी नहीं रहता है। ये आप डायग्राम, ये आपका रोटेट हो रहा है फॉर एग्जांपल, और आपकी एक ही वाइंडिंग है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ओनली वाइंडिंग, इसका A1 टर्मिनल ये है, और दिस इज योर A2 टर्मिनल, ओके। अगर ये सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन, तो इसके अंदर एक वोल्टेज जनरेट होगा, वो वोल्टेज कौन सा होगा, आपका साइनोसॉइडल वोल्टेज होगा, जो कि अपन नॉर्मली डीसी जनरेटर के अंदर भी देखते हैं। डीसी जनरेटर में क्या है कि यूजिंग कम्यूटेटर और ब्रशेज अपन उसको एसी में एसी वोल्टेज जनरेट होता है आपका जो आर्मेचर है उसके अंदर, तो लेकिन बाय यूजिंग द कम्यूटेटर एंड द ब्रश सेगमेंट वी कैन कन्वर्ट एसी वोल्टेज इंटू डीसी वोल्टेज, लेकिन एक्चुअली तो एसी वोल्टेज ही हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि आपका अगर एक ही वाइंडिंग है तो ये एसी वोल्टेज आपका, ये आपका एक ही वोल्टेज है तो ये एसी वोल्टेज आपका साइनोसॉइडल जनरेट हो गया। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा ये आपका वोल्टेज जनरेट हो गया। ये कौन सा आपका A1 A2, मतलब A1 का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी वाइंडिंग के अंदर, A1 और A2 के अंदर, मतलब जो A1 उसका स्टार्टिंग टर्मिनल और एंडिंग उसका A2 टर्मिनल है। ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ कब होगा, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कंडक्टर प्रेजेंट और रिलेटिव मोशन प्रेजेंट। अब ये तो बात हुई जब ओनली आपकी एक ही वाइंडिंग थी, कि जब आपकी वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग थी, जब A1 और A2 वाइंडिंग है। लेकिन अपने पास में एक ही वाइंडिंग नहीं है, यहाँ पे एक वाइंडिंग और है जो कि इससे 120 डिग्री पे रखी हुई है। इट इज प्लेस्ड एट द 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम A1 A2, यानी दिस इज B1, दिस इज B2। तो अगर इसके अंदर वोल्टेज अगर जीरो से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली है कि भाई इसको थोड़ा ना पता है कि वाइंड उसमें तो जो मल्टीपल वाइंडिंग कितनी ही डाल दो आप, उसके अंदर कंडक्टर अगर प्रेजेंट है तो उनके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, सीधी सी बात ये। तो अगर ये B1 B2 पे रखी हुई है ना, तो इसका जो वोल्टेज स्टार्टिंग होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम 120 डिग्री, जहां से
आपका A1 A2 का स्टार्ट हुआ था कि A1 A2 आपका अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, A1 अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसके 120 डिग्री के बाद में इसका 0 स्टार्ट होगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये वोल्टेज आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका वाई फेज है जो आपका थोड़ा सा वायलेट कलर में दिख रहा होगा, ये आपका दिस वोल्टेज। और फिर अपने को पता है कि एक वाइंडिंग और है लास्ट के अंदर, वो कौन सी वाइंडिंग आपकी सी फेज, लास्ट इज द सी फेज। तो ये मेरी आर A1 A2, दिस इज द B1 B2 एंड लास्ट मेरा C1 और C2। तो ये मेरा C1 और C2। तो C1 C2 कैसे होगा, B1 से 120 डिग्री पे है, मतलब B1 से 120 डिग्री के बाद में C1 0 से स्टार्ट होगा। तो ये आपका 120 डिग्री, इस 120 डिग्री से एग्जैक्टली 120 डिग्री के बाद में ये 120 डिग्री यहीं पे रह गया, इस पे आपका वोल्टेज जनरेट होगा। और ये कौन सा फेज होगा आपका, सी फेज होगा, या जो वोल्टेज इसके अंदर इंड्यूस होगा दैट विल बी E C1 C2, E1 E B1 B2 एंड A1 A2। तो ये जो वोल्टेज जनरेट हुआ है ये आपका A1 मतलब A1 A2 वाइंडिंग है या A वाइंडिंग है, उसके अंदर आपका EMF इंड्यूस हुआ है। दिस वोल्टेज इंड्यूस इन द B वाइंडिंग और दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज इंड्यूस इन द C वाइंडिंग। तो इस तरीके से थ्री वाइंडिंग सब जब अपन ने यूज किया है तो जो वोल्टेज का जनरेशन होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जनरेशन ऑफ थ्री फेज वोल्टेज के बारे में आप बताओ, तो आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले तो कि थ्री फेज वोल्टेज सिस्टम होता क्या है कि इसमें EMF वोल्टेज होंगे, मतलब इक्वल होंगे, सेम फेज सीक्वेंस होगी, 120 डिग्री एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उसके बाद में इस डायग्राम को आप समझा सकते हो, दिस पर्टिकुलर डायग्राम कैन यू ड्रॉ इट इन द एग्जामिनेशन। और फाइनली फिर आप ये वेवफॉर्म आप बना दो कि ये वेवफॉर्म ऐसे है और इसका रीजन क्या है कि 120 डिग्री एक दूसरे से आगे पीछे क्यों आ रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि तीनों की तीनों वाइंडिंग है एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है इन फिजिकल फॉर्मेट, इसलिए जो वोल्टेज है वो थ्री फेज ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से अपन थ्री फेज वोल्टेज को हम जनरेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट आगे जो लिखा हुआ है वो उसकी थ्योरेटिकल ही है कि चलो मैं बता देता हूँ आपको। वो ये जो मैंने समझाया है अभी उसी चीज़ के बारे में मैंने बताया है। अब इसके अंदर देखो कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि A1 A2 के अंदर वोल्टेज आपका कैसे जनरेट हुआ है। तो द EMF इंड्यूस इन द कोयल A1 A2 इज जीरो एंड इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पहले जीरो था, जीरो से फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, वेवफॉर्म में अपने दिखाया। फिर फिगर सी में E1 A1 A2 मतलब पहले ये जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पे गया, देन फिर ये जीरो पे आएगा, देन फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा। इससे से कोयल B1 B2 है तो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल बिहाइंड द कोयल A1 A2, मतलब उससे 120 डिग्री पीछे चल रही है। ये जो वाई फेज है एक दूसरे से, जो बी जो है आपकी वो ए फेज है उससे 120 डिग्री पीछे चल रही है, मतलब उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 120 डिग्री लेगिंग। लेगिंग का आपको पता ही है, आपको नेटवर्क में अपने अच्छे से पढ़ा होगा कि जो एंगल्स माइनस में होते हैं वो आपके लेगिंग एंगल होते हैं, लीडिंग एंगल क्या होते हैं, ये आपको डिटेल में आई थिंक पता होगा सब चीज़ें। तो 120 डिग्री हो गया था, इसका मतलब ये है कि 120 डिग्री डिले है, मतलब लेगिंग है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाई फेज है या बी फेज है, अगर बी फेज माने अपन, ए फेज बी फेज सी फेज का है, तो वाई फेज विल स्टार्ट आफ्टर 120 डिग्री। फिर अगेन क्या होगा, ये वोल्टेज आपका जीरो से स्टार्ट होगा और फिर ये आपका मैक्सिमम पे जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में C1 C2 है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल बिहाइंड है किससे, B1 B2 से। तो ये क्या होगा आपका 240 से जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा और फिर ये नेगेटिव पे जाएगा। तो इस तरीके से ये तो मैंने थ्योरेटिकल लिख दिया है कि कैसे कैसे, लेकिन मैंने एक्चुअली आपको समझा दिया कि कैसे कैसे ये वोल्टेजेस आपके जनरेट होंगे। इस तरीके से ये, अब इनका अगर फेजर डायग्राम की बात करें अपन, फेजर डायग्राम आप लोगों ने पढ़े ही होंगे नेटवर्क के अंदर। तो फेजर डायग्राम के अंदर क्या है कि फेजर डायग्राम सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई एक रेफरेंस मान लो, उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बात करो आप, सीधी सी बात ये। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे बेसिक तरीका है या सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है या स्टार्टिंग उसकी है कि कोई ना कोई चीज़ को आप फेजर में रेफरेंस मानो। अगर आप वोल्टेज को रेफरेंस मान रहे हो तो आप देख लो करंट आगे ही है पीछे। तो जैसे अगर कैपेसिटर का केस है, इंडक्टर का केस है, तो करंट आपकी 90 डिग्री लेगिंग कर जाएगी। अगर वही कैपेसिटर का केस है तो आपकी करंट आई 90 डिग्री लीड कर जाएगी। आई थिंक मैंने ये चीज़ करवाई भी होगी आपको, अगर मैंने ध्यान आ रहा होगा RLC के अंदर करवाया होगा तो याद आ रहा है मेरे को हल्का हल्का कि करवाई ये चीज़ें। पर आपने नेटवर्क के अंदर पढ़ा होगा कि जैसे भी ऐसी सर्किट्स है उसके अंदर या रेजोनेंस के अंदर जब फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं, अगर आपका RL कंपोनेंट सर्किट में
या आर सी कंपोनेंट है या आर एल सी कंपोनेंट है, जिसके अंदर आपका रेजोनेंस वाला टॉपिक है, मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, सीरीज मैक्सिमम करंट मिलती है सीरीज में और पैरेलल में, मिनिमम इम्पीडेंस, मैक्सिमम इम्पीडेंस, वो सब चीज़ें उस टाइम आपने फेजर पढ़ा होगा, उसमें करवाया भी होगा सर ने। तो अपन ने क्या कर लिया कि जो ए फेज है उसको अपने रेफरेंस मान लिया। रेफरेंस का मतलब क्या, उसको जीरो पे सेटल डाउन कर दिया कि वो 0 डिग्री पे। अब जो मेरा B1 B2 है वो मेरा, या बी फेज है वो मेरा ए फेज से 120 डिग्री पीछे है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि जो एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो उन एंगल्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव एंगल। और एंगल अगर आप नेगेटिव ले रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो पॉजिटिव में होंगे, मतलब लीडिंग एंगल्स होंगे। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो वही एंगल आपके क्या होंगे, लेगिंग होंगे। तो बी फेज है मेरा वो ए फेज से 120 डिग्री पीछे है, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ या इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बी फेज है वो ए फेज से 120 डिग्री लेगिंग पर है। तो ये मेरा ए फेज है जो कि रेफरेंस मैंने 0 माना है, तो इस रेफरेंस से 120 डिग्री पीछे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे होगा एंगल आपका। तो ये 120 डिग्री पे आपका जो वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, बी फेज। फिर सी फेज है वो आपका बी फेज से भी 120 डिग्री पीछे, तो अगेन अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए और उससे 120 डिग्री पे जो एंगल होगा दैट विल बी सी फेज। तो इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके देखो मल्टीपल तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं। मल्टीपल तरीके से पहला तो क्या हो गया कि जो बी फेज है वो ए फेज से 120 डिग्री पीछे है या लेगिंग पे। इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सी फेज है वो बी फेज से 120 डिग्री लेगिंग पे। मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि जो सी फेज है वो ए फेज से 120 डिग्री, सॉरी 240 डिग्री लेगिंग पर है। कि जो सी फेज है वो ए फेज से 240 डिग्री लेगिंग पर है। यस इट इज करेक्ट। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सी फेज है वो ए फेज से 120 डिग्री लीडिंग पर है। लीडिंग पर मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपन इसको भी बोल सकते हैं कि जो सी फेज है वो आपका ए फेज से 120 डिग्री लीडिंग पे है, या सी फेज है ए फेज से 240 डिग्री लेगिंग पर है। इसी तरीके से बी फेज है, बी फेज आपका सी फेज से 120 डिग्री लीडिंग पे है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सी फेज है वो ए फेज से 240 डिग्री लीडिंग पर है। तो इसको आप मल्टीपल तरीके से बोल सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है ओनली कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको एंगल हमेशा प्लस में लेना है। प्लस में लेने का मतलब कि आप हमेशा एंगल आपके क्या होंगे, लीडिंग एंगल्स होंगे। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो यू हैव टू कंसीडर एंगल इन द नेगेटिव, और इट मीन्स दैट इट सिंपली रिप्रेजेंट द लेगिंग एंगल्स। बस ये ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दो रेफरेंस पॉइंट्स को देख लो, उसके बेसिस पे कमेंट कर सकते हो कि कौन सा किससे लेगिंग पे है, कौन सा किससे लीडिंग पे। तो ये इसका फेजर डायग्राम हुआ कि जो आपके वोल्टेजेस जनरेट हुए हैं, जिसके अंदर दिख रहा है कि देखो ये आर फेज यहाँ से हुआ, उसके 120 डिग्री बाद में वाई बी फेज हुआ है, उससे 120 डिग्री पे आपका सी फेज हुआ है। तो उसी तरीके से आपका फेजर डायग्राम भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। देखो आपको सर ने भी ये चीज़ बताई होगी कि फेजर डायग्राम सिंपली कोई भी सर्किट है उसका एक सिंपल फॉर्मेट है समझने का, मतलब एक्चुअली उसी ही पिक्चर को डिनोट करता है या डिपिक्ट करता है कि आप जो सर्किट में जो करंट या वोल्टेज का जो बिहेवियर है कि भाई करंट आगे चल रही है पीछे चल रही है, रेजिस्टेंस में उसका क्या बिहेवियर है, इंडक्टर में क्या बिहेवियर है, कैपेसिटर में क्या बिहेवियर है, इन्हीं ही चीज़ों को समराइज करके अपन फेजर डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर देते हैं। तो फेजर डायग्राम एक स्मूथ वे है किसी भी सर्किट को समझने के लिए। तो देखो इजीली अगर आपको ये डायग्राम अगर पता भी नहीं होता, अगर ये डायग्राम आपको पता भी नहीं होता कि ये कैसे कैसे वेव फॉर्म बनाई होगी, और मैं आपको सिंपली अगर बोल दूँ कि ये फेजर डायग्राम है, इसके बेसिस पे आप कमेंट करके बताओ कि कौन सा वोल्टेज किससे आगे और कितने डिग्री एंगल, तो आप देख के बता दोगे कि सर ये जो ए फेज है, ये जो बी फेज है ये ए फेज से 120 डिग्री पीछे चल रहा है। इसी तरीके जो सी फेज है वो भी ए फेज से 240 डिग्री पीछे चल रहा है, या सी फेज है वो बी फेज से 120 डिग्री पीछे चल रहा है। तो इजीली इस फेजर डायग्राम को देख के आप क्या कर सकते हो, इजीली आप बता सकते हो कि कौन सा वोल्टेज किससे आगे या पीछे है। और अगर मैं ये बोलूँ कि इस फेजर डायग्राम के बेसिस पे आपको प्रॉपर वेवफॉर्म जनरेट करनी है तो भी आप जनरेट इजीली कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस वेवफॉर्म बना दिया आपने, रेफरेंस वेवफॉर्म बना दी, जीरो से स्टार्ट हुई, 90 डिग्री पॉजिटिव गई, 180, 270 और 360, उसके 120 डिग्री पीछे यहाँ से स्टार्ट हुई और ये आपका
इस तरीके से, फिर 240 डिग्री इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोक, मतलब एक तरीके से क्या है कि आइडेंटिकल है। मतलब फेजर डायग्राम को अगर कोई समझ में आ गया तो आप वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हो, और वेवफॉर्म अगर आपको पता है तो यू कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑल्सो। अब इसका जो, अगर ये तो फेजर डायग्राम हो गया, अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देखो, ये तो अपने डायग्राम की फॉर्मेट में वेवफॉर्म बना दी कि ये तो हर बार यही थोड़ा ना बनाएंगे। अगर तो मैथमेटिकली फॉर्मेट में अगर लिखें कि जो तीनों वोल्टेज जनरेट हुए हैं वो क्या क्या होंगे, तो अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज ए फेज का वोल्टेज अगर मैं ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी मान लेता हूँ, क्योंकि जो वोल्टेज जो है वो साइनोसॉइडल वोल्टेज ही आपका जनरेट हुआ है, तो जो बी फेज होगा दैट इज 120 डिग्री लेगिंग विद फेज ए। तो ये क्या जाएगा, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई/3। अभी ओमेगा टी है ना, ये बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा की जो आपकी डायमेंशन होती है, यूनिट होती है, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। टाइम की भी क्या होती है आपकी, सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो जो एंगल बन जाएगा या जो यूनिट आपकी लेफ्ट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, रेडियन। तो रेडियन बेसिकली क्या है, कोई भी एंगल है उसी का तो यूनिट होती है रेडियन या आपकी डिग्री। तो उसी में ही एंगल अपन ने कौन सा माइनस किया, दैट इज 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 क्या है, कौन सा एंगल आपका, रेडियन में ही एंगल है। डिग्री में कितना होता है ये, 120 डिग्री। तो आपको कन्वर्जन तो आता ही होगा कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को अपन डिग्री में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी फेज है दैट इज लेगिंग बिहाइंड 120 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू द ए फेज। इसी तरीके में सी फेज की बात करूँ तो सी फेज इज 240 डिग्री लेगिंग विद रेफरेंस टू ए फेज। या तो 120 डिग्री लेगिंग है ये बी फेज से या ए फेज से 240 डिग्री। फेजर डायग्राम से आप देख सकते हो इजीली। फेजर डायग्राम में यही बता रहा है कि जो आपकी बी फेज सी फेज है दैट इज 120 डिग्री लेगिंग विद ए फेज। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 4 पाई/3। और 4 पाई/3 की अगर आप डिग्री में वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट -243। या आप ये भी बोल सकते हो कि जो ई सी वन सी टू इक्वल टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई/3, ये भी सही है। ये सही क्यों है, क्योंकि मैं अभी पहले भी मैंने बोला था कि जो सी फेज है दैट इज 120 डिग्री लीडिंग विद फेज ए। फेज ए से 120 डिग्री आगे है या 240 डिग्री पीछे है, दोनों चीज सही है। तो यहाँ पे या तो +2 पाई/3 लिखोगे तो भी सही है, और ओमेगा टी -4 पाई/3 लिखोगे, मतलब साइन ओमेगा टी -240 डिग्री लिखोगे तो भी आपका सही है, कोई भी गलत नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो रेफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट। इसी रेफरेंस के बेसिस पे अपने बी फेज की वैल्यू लिखी है, और इसी रेफरेंस की अपने सी फेज की वैल्यू लिखी है। अब देखो आप ही बोलोगे सिर्फ -120 डिग्री क्यों नहीं आया, बल्कि ई सी वन तो बी फेज से 120 डिग्री पीछे है। लेकिन हम रेफरेंस किसको मान के चल चुके हैं, इसको मान के चल चुके हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन है जो 7 फीट हाइट का है, दूसरा अगर मान लो कि 6 फीट हाइट का है, और ये अगर 5 फीट का हाइट का है, तो मैं अगर ये बात हूँ कि मैंने 7 फीट को अगर रेफरेंस मान लिया, तो मैं बोलूँगा कि 6 फीट का जो पर्सन है वो 7 फीट से 1 फीट छोटा है। ऑब्वियसली सही बात बोल रहे हो। अगर मेरा रेफरेंस सेम है और मैं 5 फीट की बात करूँ, तो मैं बोलूँगा कि जो 5 फीट का है वो रेफरेंस पॉइंट से 2 फीट छोटा है। सही है, क्योंकि रेफरेंस मेरा फिक्स है। इसी तरह से मेरा रेफरेंस अगर फिक्स है तो इस रेफरेंस के बेसिस पे मैं बी फेज और रेफरेंस के बेसिस पे ही सी फेज पे कमेंट कर रहा हूँ। अगर आपका बी फेज अगर रेफरेंस होता तो ए फेज उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो और सी फेज उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो वो आप ट्राई करना लिखने की। एक बार आप ए फेज को मैंने बता दिया, बी फेज को रेफरेंस मान के चलोगे, मतलब बी फेज को रेफरेंस मानने का मतलब क्या है कि आपका जो ई बी वन बी टू है दैट विल बी ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ई ए वन ए टू क्या होगा, +120 होगा या -120 होगा। इस तरह से ई सी वन सी टू है वो प्लस होगा या माइनस होगा, वो आप देखना। फिर सी फेज को माना आप रेफरेंस, तो रेफरेंस क्या होगा, ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो बी को देखना कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, एंड सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। तो ये आपके फेजर डायग्राम वेव फॉर्म अपने कवर किए, फेजर डायग्राम कवर किया, और लास्ट वन आपकी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं कि बेसिकली व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए वोल्टेज, जो कि आपने 3 फेज में वोल्टेज जनरेट हुआ, यानी ए फेज में कौन सा वोल्टेज कैसे जनरेट होगा, बी फेज में उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, और सी में उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या आएगी। ये तो बात हुई आपकी 3 फेज वोल्टेज आपका जनरेट कैसे होता है। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है फेज सीक्वेंस का, कि फेज सीक्वेंस बेसिकली क्या है और उसको अपन कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। तो देखो फेज सीक्वेंस क्या है कि 3 फेज सिस्टम के अंदर फेज सीक्वेंस का सीधा सा मतलब ये है कि अगर मेरे पास में आर फेज, वाई फेज और बी फेज है,
ABC भी मान सकते हो, लेकिन ABC नॉमेनक्लेचर में अपन नॉर्मली यूज नहीं करते, तो अपन इनको इग्नोर कर देते कि ABC नहीं करके अपन RY भी मान लेते हैं। तो फेज सीक्वेंस इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले कौन सा वोल्टेज मैक्सिमम हुआ है, उसके बाद में कौन सा मैक्सिमम हुआ है, और उसके लास्ट में कौन सा मैक्सिमम हुआ है। जो सबसे पहले मैक्सिमम होगा उसको आप एक बार लिख दो, उसके बाद में जो मैक्सिमम है उसको उसके आगे लिख दो, और जो लास्ट में हुआ है उसको आप उसके बाद में लिख दो। तो ये जो आर वाई बी, अगर मान लो कि आर फेज है सबसे पहले मैक्सिमम गेन कर रहा है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, कोई भी साइनोसॉइड का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव की बात कर रहा है। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जिसने सबसे पहले अचीव की वो सबसे पहले, उसके बाद में कोई दूसरी वेव फॉर्म होगी उसने अचीव की है तो वो बाद में होगी, और उसके बाद में बी फेज का। तो जो आर वाई बी है वो मेरी क्या होगी, फेज सीक्वेंस। तो अगर मेरे को ये बोला जाता है कि आर वाई बी फेज सीक्वेंस है, इसका सीधा सा मतलब ये है इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज के अंदर कि जो आर फेज है उसका मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले अचीव हो रही है, उसके बाद में वाई फेज की वैल्यू मैक्सिमम अचीव हो रही है, और देन बी फेज की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है। अगर आपको कोई दिखा जाए कि आर बी वाई कहीं लिखा हो, सपोज करो कि आपको दिखे कि आर बी वाई आपकी फेज सीक्वेंस है, तो आर बी वाई का फेज सीक्वेंस का मतलब है कि आर फेज है वो सबसे पहले आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम अचीव कर रहा है, फिर वो कौन सा कर रहा है आपका बी फेज कर रहा है, और फिर फाइनली क्या कर रहा है आपका वाई फेज कर रहा है। ये फेज सीक्वेंस का मतलब होता है। लेकिन अगर आर वाई बी है, अगर मैं लिखता हूं कि आर वाई बी मेरी फेज सीक्वेंस है, और एक मैंने लिख दिया कि वाई बी आर, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखो आर फेज मैक्सिमम हो रहा है, आर के बाद में वाई हो रहा है, वाई के बाद में बी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाई मैक्सिमम हो रहा है, देन बी हो रहा है, देन आ रहा है, तो इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आर वाई बी और वाई बी आर एक ही फेज सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आर वाई बी और आर बी वाई अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे आर के बाद में यहाँ पे वाई मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका बी मैक्सिमम हो रहा है। तो उसको एक अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे उसी डायग्राम से अपन समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि जो आर, जैसे मान लो कि ये ए फेज नहीं मान के इसको अपन आर फेज मान लेते हैं, दिस इज योर बी फेज, दिस इज योर वाई फेज। तो ये आर फेज है, ये आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये मैक्सिमम यहाँ पहुंच गया। अब आप अगर वाई फेज और बी फेज की कंपेरिजन करोगे ना, तो वाई फेज और बी फेज की वैल्यू क्या है, देखो ये कौन सी की है आपकी, ये है आपका ये वैल्यू, ये जो मैंने यहाँ पे अंडर थोड़ा डार्क किया है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, वाई फेज की। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपकी जो वाई फेज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम तो नहीं है, ऑब्वियसली है। इस तरीके से जो आपका बी फेज है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, नेगेटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव है, ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव है, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू किसने अचीव की है, देन आर ने। अब आगे चलते हैं, आर के बाद में आपका किसका नंबर आया, आर के बाद में ये आपका चला गया, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगेन अब किसने अचीव की है, दैट इज वाई फेज या बी फेज ने। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर देखें तो दोनों की दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है। मतलब पहले आपका आर ने अचीव की, देन वाई ने अचीव की, और लास्ट में कौन सा हो गया आपका बी ने। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, आर बी वाई, आर बी वाई। तो इस तरीके से अपन फेज सीक्वेंस को मेजर कर सकते हैं। और इसको अपन थोड़ा सा अगर डायग्राम के हिसाब से देखें, तो अगर मान लो आर फेज ने सबसे पहले अगर मैक्सिमम अचीव किया है, देन वाई फेज ने अगर मैक्सिमम अचीव किया है, और बी ने किया है, तो इसका जो फेज सीक्वेंस होगा दैट विल बी आर वाई बी। और इस सीक्वेंस को अपन बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, क्योंकि नॉर्मली आर वाई बी अपने फेज सीक्वेंसेज नॉर्मली अपन कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपने वाइंडिंग की पोजीशन चेंज कर दी, इसका मैं एग्जांपल बता दूं जो मैंने पहले आपको बताया था, कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर देखो कि ए फेज के 120 डिग्री बाद में बी फेज है, और बी फेज के 120 डिग्री बाद में सी फेज है, तो इसके अंदर जो फेज सीक्वेंस होगी दैट विल बी ए बी सी, मतलब यही फेज सीक्वेंस होगी। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो ए फेज है इसके बाद में आपका सी आया है, और सी के बाद में आपका बी आया है, क्योंकि मैंने जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं यहाँ चल रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस होगी दैट विल बी ए, उसके बाद में आपका सी, एंड देन बी। ये आपकी फेज सीक्वेंस होगी। ये जो फेज सीक्वेंस होगी दैट इज योर नेगेटिव फेज सीक्वेंस, और ये आपकी पॉजिटिव से। अगर आप इस डायरेक्शन में बात करो, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करो, तो एंटी क्लॉकवाइज में बात कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में गए तो ए के बाद में क्या आया आपका सी, और सी के बाद में क्या आया बी, तो इसकी जो फेज सीक्वेंस होगी दैट विल बी ए, देन सी, देन बी। और जस्ट वन सेकेंड,
यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस है दैट इज ए सी एंड बी, ए सी एंड बी। और अभी भी अगर अपन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो ए के बाद में क्या आ रहा है आपका बी और बी के बाद में सी। तो यहाँ पे जो फेज सीक्वेंस होगी दैट इज ए बी एंड सी। यानी आपको रेफरेंस चेंज नहीं करना है, रेफरेंस आपका एज इट इज वही रहेगा। तो इस तरीके से अपन फेजर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने वाइंडिंग की पोजीशन चेंज की, देखो यहाँ पे आपकी कौन सी वाइंडिंग थी, यहाँ पे B1 B2 वाइंडिंग थी, लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में आपकी यही वाइंडिंग कौन सी होगी, C1 C2 और B1 B2 यहाँ पे आएगी। तो पोजीशन चेंज करते ही आपका क्या हो गया, फेज सीक्वेंस भी आपका कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आपको ये दिया जाए कि फेज सीक्वेंस आपका आर वाई बी है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आर वाई बी मैक्सिमम, पहले आर देन वाई देन बी, मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो रही है। अगर दिया जाता है कि आर बी वाई है तो आपका आर मैक्सिमम देन बी देन वाई। तो इस तरीके से आप फेज सीक्वेंस को समझ सकते हो। तो आर बी वाई कौन सी होगी, आपकी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होगी, और आर बी वाई है वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव फेज सीक्वेंस होगी। तो इस तरीके से फेज सीक्वेंस होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फेज सीक्वेंस एंड हाउ वी कैन जनरेट द थ्री फेज वोल्टेज इन द केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर। नाउ अगर आपको कोई डाउट है तो